सहारा टीवी, हम सबका है। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज और ख़ास तौर पे आज आपको मालूम है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान किया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और एक बड़ा भरपूर किस्म का फंक्शन था जिसमें फोर्सेस के तमाम लोग भी आए हुए थे और सिविलियन सेटअप भी वहाँ पे मौजूद था। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये है क्या? इसका 50% जो हिस्सा है वो सामने आया है, जो नहीं आया वो ये हमारे पास नहीं है, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इसकी जो मुख्तलिफ फीचर्स हैं वो सामने आ गए हैं, अखबारात में भी आ गए हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसको हम किस नज़र से देखें? क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो फैटफ के भी मामला चल रहे हैं। इंडिया के साथ भी इसमें काफ़ी इंडिया का तकरीबन 16 बार ज़िक्र किया गया है इसके अंदर। और फिर ये भी बैकग्राउंड है कि इंडियन आर्मी चीफ ने जुमेरात वाले दिन सियाचिन के बारे में एक स्टेटमेंट दी है, डीमिलिटराइज़ करने के लिए उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं अगर पाकिस्तान वो जो एजीपीएल है उसको तस्लीम कर ले तो। अच्छा, अब ये जो रेज़ोल्यूशन है तमाम मामलात की वो कैसे हो सकती है? फिर अफ़गानिस्तान का इसमें मामला जुड़ा हुआ है, फिर अमेरिका का एक बहुत बड़ा इश्यू है जो क्या ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, हमारे फ़ॉरेन पॉलिसी चैलेंजेज़ को टैकल कर रही है? क्या उनकी अक्कासी उसमें है या नहीं है? इसका ज़रा तजिया करेंगे और चलेंगे पाकिस्तान और बात करेंगे जनाब साबिक वज़ीर दिफ़ा और साबिक सेक्रेटरी दिफ़ा जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जनरल साहब। आप मुझे याद है कि आप जब मिनिस्टर थे डिफेंस के उस वक्त भी आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को टच किया था, उसमें आपने काफ़ी काम किया था और उसको आपने प्रायोरिटाइज किया था। और साथ साथ मुझे याद है कि जनरल नासिर जंजुआ साहब जब एनएसए होते थे उन्होंने भी इस पे काम किया था। तो ये जो आज हमने पॉलिसी देखी है, क्या आप समझते हैं कि ये वही पॉलिसी है जिसकी कम से कम जो बेसिक्स हैं वो आपने सेट कर दी थी वही है या उसमें चेंजेस आपको फील हो रही? जी, बहुत शुक्रिया। हूबहू तो वही नहीं है, इसमें कोई शक जी नहीं कि इसमें इसको टेलर किया गया है मौजूदा हालात के मुताबिक। लेकिन जो जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी थ्रस्ट है, वो तकरीबन वही है क्योंकि उसमें यही मेन चीज़ बताई गई थी कि सिक्योरिटी का जो बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इसमें ये बताया गया था कि सिक्योरिटी सिर्फ़ बंदूकें और टैंक नहीं है, बल्कि हाँ ह्यूमन सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों की तालीम, उनकी सेहत उनको उनको ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पे उनकी प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें और फिर वाटर स्केर्सिटी फूड का जो हमने उसमें खुद कफ़ील होना, ये सारी चीज़ें उसमें थीं और एनवायरनमेंट के मतलब भी था। तो मेरा ख़्याल है ये तमाम चीज़ें रिटेन की गई हैं। साफ ज़ाहिर है कि उसमें ख़ारजा पॉलिसी के फ्रंट पे चूँकि बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, तो जी हो सकता है कि इसमें वो वाली तमाम मैंने भी पूरे मुकम्मल तौर पे उसको पढ़ा नहीं नहीं है, सिर्फ़ चीज़ा-चीज़ा चीज़ें देखी हैं। ठीक स्पेशल ब्रीफिंग भी मैंने अटेंड की है, तो उस लिहाज से मुझे आइडिया है। तो आप सही कह रहे हैं कि इस पे बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि सेहरा मौजूदा एनएसए के सर ही जाता है, मौजूदा हुकूमत ठीक है। ही के सर जाता तो है। जो ये मौजूदा कंप्लीशन एनएसए अभी है, हुई है। मौजूदा एनएसए का जो बैकग्राउंड है उसमें भी हम जानते हैं उसको। तो ये जो पॉलिसी आपको नज़र आ रही है, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछने लगा हूँ क्योंकि मैं जो इंडियन मीडिया है उसको भी देख रहा था, अमेरिकन मीडिया को भी देख रहा था। तो क्या आप समझते हैं कि ये पॉलिसी जो है वो इस्लामाबाद में ही बनी है? जी मतलब ये है कि इसमें ये तो हो सकता है कि कोई प्रेशर्स हों जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक प्रेशर जो है हमारे ऊपर बेशुमार है आप और आप जानते हैं और उस प्रेशर में हम और जो काम कर रहे हैं वो भी आपके सामने है अभी जो लॉज वगैरह पास हुए हैं असेंबली में जी हाँ, तो जी हाँ। ये तो कहा जा सकता है कि उस किस्म के प्रेशर होंगे लेकिन मेरा ख्याल है कि बनी यहीं पर है और इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि तमाम वजारतों का इनपुट भी इसमें शामिल है और वजारत दिफा का इनपुट भी इसमें शामिल है। तो एक लिहाज से ये
एक मुत्तफ़िका पॉलिसी ही आप इसको कह सकते हैं। जी। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा था कि जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि 16 दफ़ा तकरीबन जो है वो इसमें ज़िक्र आया है हमारे हमसाया मुल्क का, इंडिया का, और टेररिज़्म की बार-बार इसमें बात की गई है। अब वो इंडियन मीडिया जो है वो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि हम विंडिकेट हो गए हैं इसमें, क्योंकि हम तो यही कहते थे कि पाकिस्तान टेररिज़्म करवाता है और पाकिस्तान के अंदर टेररिज़्म जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है। तो हमारी जो बात है ये वहाँ पे तस्लीम कर ली गई है, व्हिच इज़ गुड। वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए देयर इज़ अ थिंग टू सेलिब्रेट एट लीस्ट। तो इसलिए मैं कह हाँ। रहा हूँ कि इसका जो लिंक है वो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा है, और जो बाकी हमारे जो की फैक्टर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टर्की को देख लें आप, गल्फ के स्टेट्स को देख लें, उनका सिर्फ एक-एक लाइन में ज़िक्र हुआ है और इंडिया को इतनी जगह दे दी गई है। इवन चाइना को उतनी जगह नहीं दी गई। जी, ये आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है और उसकी मेरे ख्याल वजह ये है कि इन्होंने जो उसमें जो ज़िक्र जब किया है कि टेररिज़्म की वजूहात, तो इंटरनल फैक्टर्स का ज़िक्र किया है। या लेकिन साथ ये इंडिकेशन ज़रूर दी हुई है कि वो जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं उसको फिर दुश्मन इस्तेमाल करता है और टेररिज़्म को बढ़ावा देता है। इस लिहाज से भी इंडिया का ज़िक्र है। दूसरा, इंडो पाकिस्तान के रिलेशन की जो टेंशन है, वो चूँकि कई लोगों के ख़्याल में वो हमारी बहुत सारे मसाइल की वजह है। कुछ हाँ, लोग तो ये कहते हैं कि वो उनकी इंटरफेरेंस की वजह से हमारे प्रॉब्लम है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी अपनी दुश्मनी की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें थोड़ा-सा जो आपको आने वाले महीनों में हमें सही नज़र आएगा कि क्या इसका इम्पैक्ट होता है हमारी ख़ारिजा पॉलिसी पर। तो मुझे ऐसे लगा पूरा ओवरऑल पढ़ने के बाद कि शायद हिंदुस्तान के करीब ले जाए ये हमें जो पॉलिसी है, और शायद कुछ चीज़ों को हम पसे पुश डाल दें वक़्ती तौर पे। तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन मैंने शायद आपके प्रोग्राम में या कहीं पहले भी ये कहा हाँ, है कि जो कुछ ऐसे मामलात हैं पाकिस्तान के, जैसे कश्मीर है, हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है, कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अवाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अगर कोई ऐसी लाइन पर चलने की कोशिश की गई, जो कि अवामी जो एक सोच है, उसके खिलाफ हुई, तो मुश्किलात पेश आ सकती हैं। या तो आपको अवामी राय आमा को हमवार हुँ। करना पड़ेगा, या फिर आप कोई नई समत उनको उनकी सोच को पसे पुश डालकर आगे चल नहीं पाएँगे। लेकिन इसमें इसमें जिस तरह आपने इशारा किया है, क्या इंडियन आर्मी चीफ का जुमेरात वाले दिन ये स्टेटमेंट देना कि हम डीमिलिटाराइज़ करने के लिए तैयार हैं सियाचिन के ऊपर, क्या ये कोइंसिडेंस है या ये इसको कोइंसाइड किया गया है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की अनाउंसमेंट के मुतालिक, ताकि एक ग्राउंड जो है वो बनाना शुरू कर दिया जाए? क्योंकि आपको याद है कि 1992 में भी और 2006 में भी ये तकरीबन चीज़ें तय हो चुकी थी, सियाचिन के ऊपर भी और सर क्रीक के ऊपर भी, जो ऐलान होने बाकी रह गए थे लेकिन फिर नहीं हो सके थे। तो चीज़ें तो तैयार हुई हुई हैं। तो क्या ये कोइंसिडेंस है या इस तरह की कोई बात नहीं है? जी देखिए, वो आपने पहले सवाल में भी आपकी थोड़ा-सा चीज़ वो छुपी हुई थी, अभी उसको क्लियर कर देते हैं, सामने ले आते हैं। हुँ, हुँ। कि देखिए, जब आपको इस तरीके से बाँधा हुआ हो, जैसे एफएटीएफ है, आईएमएफ है, या और ये अफ़गानिस्तान की मसला है, आप एक डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, नहीं जा पा रहे, सीपैक को जिस तरीके से चल रहा, तो इसमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है हमारे सारे मामलात में। हुँ, चाहे हम चाहें या ना चाहें, खुश हों या नाराज़ हों। बल्कि यहाँ तक मैं तो कहूँगा कि जो ओआईसी का इजलास हुआ था, चूँकि वो तहरीक चली थी सऊदी अरब से, हुँ, और वो भी एक स्टेप वहाँ कहीं से आशीर्वाद मिली थी, और बाद में शाबाश भी मिली थोड़ी-सी, आपने हाँ, महसूस किया होगा। तो ये जो आप जिस चीज़ को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हकीकत हो सकती है कि हुँ, ये सारा मामला जो है इसमें अमेरिका, चूँकि उनका हदफ चाइना है, हुँ, और वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई ज़्यादा चपकलिश इस हद तक नहीं चाहते कि ये उनके हिंदुस्तान की तवज्जो जो है वो चीन की तरफ से हट जाए। तो ये ऐन मुमकिन है जो आप बात कर रहे हैं, कि इधर तो से फिर तो पाकिस्तान कोशिश करे कि या जी, जी, प्लीज़ कंटिन्यू। जी, जी, इधर से पाकिस्तान कोशिश करे कि हम कोई चीज़ें ड्रॉप कर देते हैं या बैक बर्नर पे ले हाँ, जाते हैं, उधर से हिंदुस्तान कोई अपना शो करे। लेकिन मैं आपको वो जो अब चीफ़ की ब आर्मी चीफ़ की बात है, हिंदुस्तानी आर्मी चीफ़ की, वो मैं बता दूँ कि पाकिस्तान तो इस बात पे रज़ामंद है कि वो इलाके खाली कर दिए जाएँ, लेकिन वो जो जिस बात पे वो मुसिर हैं, वो ये हुँ, कह रहे हैं कि जैसे आज फ़ौजें हैं, इसको हाँ, डिमार्केट करके पीछे हट जाएँ। जबकि स्टेटस वो को अपडेट। हमारे हिसाब से पाकिस्तान के कुछ इलाके के ऊपर काबिज़ है। तो हाँ, हम ये कह हाँ, रहे हैं कि जो पुराना था 80 के दहाइयों में जो पोज़ीशन थी, उसको मार उसी किया तरह। जाए, हुँ, इस इलाके को मुतनाज़ा करार दिया जाए,
और दोनों फौजें पीछे हट जाए। तो फर्क है थोड़ा सा वो जो है ना अंडरस्टैंडिंग में जी। आपने जो जवाब दिया उसमें आपने थोड़ा-सा खोल के बताया। मैं थोड़ा-सा सवाल भी खोल के करता हूँ कि अब जी देखिए ना, मैं इसलिए ये बात कर रहा था कि इस पूरी पॉलिसी में इंडिया, 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 इंडिया हो रहा है और उसमें हमें नज़र आ रहा है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से उसको मेरे ख्याल है वू किया जा रहा है। और इन्फ्लुएंस जो है अमेरिका का वो हमें नज़र इस तरह आता है क्योंकि चाइना के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन जी इतना स्मॉलर पोर्शन उसको देना, एक सेक्शन देना सिर्फ चाइना को इस पूरी पॉलिसी में, या तो ये है कि जो 50% अभी रिलीज नहीं किया गया उसमें उसकी एक ज्यादा एक हिस्सा होगा, लेकिन जो रिलीज किया गया उससे तो यही नजर आ रहा है कि चाइना को साइड लाइन किया गया है और इंडिया को आगे फ्रंट लाइन रखा गया है। जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि जो ज़्यादा सीरियस मामलात हैं फॉरेन पॉलिसी के या डिफेंस पॉलिसी के, वो शायद सामने ना लाए गए हों। और अगर नहीं लाए गए तो कम से कम चाइना को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। ये आपकी हाँ, ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है उस लिहाज से कि चाइना को आपको कुछ हिस्सा दिखाना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि हम के जो हमने पब्लिक किया उसमें क्या चीज़ें हैं। लेकिन देखिए ना पब्लिक जो आप चीज़ें करते हैं उसका ताल्लुक भी तो फॉरेन पॉलिसी से होता है क्योंकि पीपल टू पीपल ताल्लुकात भी तो होते हैं ना मुल्कों के। तो बिल्कुल मेरा बिल्कुल। अपना यही ख्याल था जैसे आप भी उसका इंडिकेट कर रहे हैं कि चाइना या के बारे में हमें काफ़ी काफ़ी बात करनी चाहिए थी कि हमारा फ्यूचर उनके साथ जुड़ा हुआ है, बीआरआई का हिस्सा है, सीपैक उस पर हम पूरे शद्दोमत से अमल करेंगे और किसी को उसमें रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन इसमें ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश की गई है मगरिब और हाँ, मशरिक़ के हाँ, दरमियान। तो शायद ये मैं आपसे एग्री करूँगा कि हमें ज़रा जिस तरीके से बात करनी चाहिए थी, जो कि हमारा फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है, उस तरीके से शायद कम से कम सामने नहीं लाई गई। सामने नहीं लाएगी। और अच्छा, दूसरी तरफ ये जो है इंडिया की जो एक ऑफर की किस्म की नजर आई है सियाचिन के हवाले से, अगर इसी तरह की वो ऑफर करते हैं कश्मीर के हवाले से भी कि जी ठीक है, स्टेटस को एंटे और जो है आपके पास है वो आप रखें, जो हमारे पास है वो हम रखते हैं और अल्लाह अल्लाह खैर चला, तो क्या ये हमारे लिए काबिल कबूल होगा? जी, मेरा ख़्याल काबिल कबूल इसलिए नहीं होना चाहिए कि पहले ये मामला था कि इंडिया चाह रहा था कि स्टेटस को रहे। पहले जब मैं या बात कर रहा हूँ, जब इन्होंने चेंजेस नहीं लेकर आए थे, तो स्टेटस को तो तोड़ा उन्होंने है। तो अब तोड़ने के बाद जब वो अपने स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं, अब तो आपको पता है कि वो वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की जो उन्होंने पूरे एक प्लान बनाया हुआ है और जो सीटें बढ़ा दी हैं जम्मू की और उसके अलावा वहाँ पर ज़मीनें अलॉट करना शुरू कर दी हैं लोगों को, बाहर के लोग आके बस रहे हैं। तो हाँ, उसके बाद वो तो उनकी तरफ से स्टेटस को का ये मतलब होगा कि जो हम करते चले जा रहे हैं वो ठीक है, उसको माना जाए। हाँ, प्रॉब्लम तो हमें है कि वो जो बिल्कुल। एक जैसे यूएन की सारे मामलात खत्म हो उन्होंने कर दिए हिंदुस्तान ने, हालांकि अभी तक हाँ जी। उनके वो वहां पर मौजूद है उनके एजेंडे के ऊपर। तो मेरा ख्याल है अगर हिंदुस्तान के लिए तो बहुत ही खुशखबरी होगी अगर हाँ, पाकिस्तान ये बात मान जाए कि जी ठीक है, फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं जैसे है, जिसका ये मतलब है कि आप जो कदम उठा रहे हैं आप उठाते रहिए और हम खामोश रहेंगे। लेकिन पाकिस्तानी लीडरशिप को ये समझना चाहिए, अगर हम ये देखें कि जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है मकबूजा कश्मीर में, अगर हम उसको एक तरफ भी रख दें, हम समझें कि चलें वो एक मसला है, ये मेन हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ और बाकी अकलियतों के साथ। बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल। हमारी लीडरशिप ये ना समझ पाई कि क्या ये रुक जाएंगे इसके बाद, क्या वो आज़ाद कश्मीर के लिए नहीं आएंगे, क्या वो हुँ, पानी का मसला नहीं खड़ा करेंगे, क्या वो उनको वैसे ही मुसलमान इस इलाके में मंजूर ही नहीं है, तो अगर हमने ऐसे स्पेस देनी शुरू कर दी, तो जो हाँ। कुछ हमें आगे भुगतना पड़ेगा अगले 20, 30, 50 साल में, वो तो दीवार पे लिखा हुआ है। तो फिर जो स्पेस की आप बात कर रहे हैं, तो फिर तो जो इंडियन आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है, वो भी तो ये हो सकता है कि उनको चूँकि टू फ्रंट का मसला बना हुआ है और वो समझते हों कि चलो कम से कम पाकिस्तान को इस तरह हम न्यूट्रलाइज़ करें और फिर हम देखें कि चाइना की भी जो प्रेशर है उसको कैसे टेक ऑन करना है। क्योंकि इस वक़्त तो वो फँसे हुए हैं, तो इस वक़्त अगर उनको बेल आउट किया जाए तो वो हमारे लिए तो मसला नहीं बन जाएगा। जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक स्ट्रैटेजी की बात आपने की है कि वहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौजों की मौजूदगी इस वक़्त और चाइनीज़ फ़ौजों की मौजूदगी उस वक़्त, इनको तो वो नट क्रैकर में लाए हुए हैं ना, दरमियान में ये फँसे हुए हैं और बड़े सेंसिटिव जगह तक चाइनीज़ पहुँचे हुए हैं, जो सीधा ये दोनों फ़ौजें आपस में हाथ मिला सकती हैं, पाकिस्तानी फ़ौजें और चाइनीज़ फ़ौजें, और ये इनका इनका वहाँ पर कचूमर निकल सकता है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान ये बात उनकी मान लेता है और वहाँ से विथड्रॉ कर जाता है और उस जगह को खाली छोड़ देता है, तो आप ये समझें कि हमने बहुत बड़ी रिलीफ हिंदुस्तान को दे दी है। और ये आप इसके बावजूद कह रहे हैं कि ये इट इज एन इनसेन वॉर और इन मोस्ट इनहॉस्पिटेबल टेरेन पे है। इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त अगर उनको ब्रेक देते हैं, हम कोई रिलीफ देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है क्योंकि बात ये है कि आपको एक एडवांटेज मिल गया है सिचुएशन चेंज होने की वजह से, क्योंकि जब ये चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं 370 और 35A वगैरह, तो उसमें ये हुआ कि चाइना एक फ्रीक बन गया। इससे पहले चाइना ओपन फ्रीक नहीं था कश्मीर का। ना सिर्फ ये कि चाइना फ्रीक बन गया, बल्कि उसने आगे बढ़कर ऐसी जगहों, ऐसी चोटियों पर कब्जा कर लिया जो कि नीचे से जो रास्ता जाता है पास की तरफ, जो मेन कराकोरम पास है, उसको वो उनकी आंखों के नीचे है और वो किसी भी वक्त वहां से उतर कर उस सड़क को काट सकते हैं। और वही सड़क जो है ना फीड करती है इंडियन फोर्सेस जो है सियाचिन में। तो अगर उनको ये रिलीफ दे दिया जाए कि वो वहां से हट जाएं, हम इधर से हट जाएं, तो ये जो एक सिचुएशन पैदा हुई हुई है जो कि अगर ये कहूँ मैं ऑपरेशनली और स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, तो साफ ज़ाहिर है फिर हम उनको रिलीफ दे देंगे, तो साफ नजर आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान की तरफ आ जाते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो मसला है, आज भी उसमें बात हुई और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के लिए हम हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई हेडवे नज़र नहीं आ रहा अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर। कोई भी जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यू है या कोई और इवन रिकॉग्निशन के इश्यू के ऊपर भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। यूएन ने अगरचे कहा है कि हम आई थिंक $300 मिलियन जो है उन्होंने कहा है कि हम दे देते हैं। जी। लेकिन जो अमेरिका है उन्होंने अभी तक वो अनफ्रीज नहीं किए उनके फंड्स। तो फिर अफगानिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रख रहा है और क्या हम उसको उस तरह लेके आगे बढ़ सकेंगे? जी, देखिए अफ़गानिस्तान की सिचुएशन इस वक़्त मेरी नज़र में ऐसे है कि जो तो अमेरिका और उसके हलीफ हैं, हिंदुस्तान उनमें शामिल है, वो तो इंतज़ार कर रहे हैं इस मौजूदा इंटरिम सेटअप के ये कोलैप्स हो जाए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कि इतने ज़्यादा लोग तंग आ जाएँ, इतनी उन पे मुसीबतें टूटें कि वो इस रजीम के भी खिलाफ हो जाएँ। इम्प्लोड ये हो उनका जाए। मंशा है। हाँ जी, तो वो चीज़ों को डिले कर रहे हैं। जहाँ तक ह्यूमैनिटेरियन हमदर्दी का ताल्लुक है, वो तो देखें कि अगर ये इतने इनको इंसानियत का दुख होता, तो हाँ, इनके सामने क्या हो रहा है यमन में और उसके अलावा इराक में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ और कितना ये इमदाद के लिए पहुंचे जो हाँ, वहां पर हाँ, बच्चे भूखे मरे या जो अभी भी नाइजीरिया में और बाकी जो इस किस्म के ममालिक हैं, लिबिया का जो उन्होंने हाल किया है वो आपके सामने, कितना हाँ, खुशहाल मुल्क था, क्या उसकी तबाही होगी। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ह्यूमैनिटेरियन एड। हम्म, वो सिर्फ इनके कहने की बातें हैं, वरना ये है कि उनके 9 अरब डॉलर के ऊपर भी बैठे हुए हैं। बैंकिंग चैनल बंद किए हैं कि चलो भाई, जो बाकी लोग मदद करना चाहते हैं, इवन जो यूएनओ मदद करना चाहता है, वो भी नहीं कर पा रहा। हाँ, तो मुश्किल से कोई थोड़ा बहुत मेरा ख्याल जर्मनी कोशिश कर रहा है और बाकी जो यहाँ के लोकल ममालिक हैं, पाकिस्तान शामिल है, ईरान, चाइना वगैरह कुछ कर रहे होंगे। लेकिन ज़्यादा हाँ, जो मुझे थोड़ी सी हैरत होती है वो चीन और रूस के अभी तक पीछे खड़े रहने से होती है कि वो क्यों नहीं आगे बढ़ क्यों? रहे हाँ, हाँ, खुलकर। कुछ ना कुछ तो वो कर रहे होंगे, मुझे यकीन है। हाँ, और हाँ, मैंने शायद पहले आपके प्रोग्राम में कभी कहा हो कि अफ़गान उस वक़्त तक भूखे नहीं मरेंगे जब तक पाकिस्तान में कहत ना हो। तो हम्म, पाकिस्तान में अल्लाह के फ़ज़ल से कहत नहीं है और हमेशा से यहाँ से खुराक की चीज़ें जाती रहती हैं, अब भी जा रही होंगी। तो पाकिस्तान तो तीनों महाज़ों पे काम कर रहा है कि दुनिया को भी बता रहा है कि उनका ख़्याल रखें। अफ़गानों हाँ, से भी इन कम्युनिकेशन है कि आप थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी शो करें और साथ जो है ना इमदाद वग़ैरह भी जारी। तो चीन मेरा ख़्याल है कि ईटीआईएम के कुछ लोगों को माँग रहा है हाँ, अफ़गान हुकूमत अफगानिस्तान से से, हाँ जी। और इसी तरीके से रूस भी शायद कुछ लोगों को माँग रहा हो। लेकिन ये इन लोगों का वो समझ नहीं रहे कि ये जो अफ़गान है, इन्होंने देखें उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर करने के बजाय अपना मुल्क तबाह करवा लिया करवा लिया। और उसको हाँ, हैंड ओवर नहीं किया। ये हैंड ओवर वगैरह नहीं करेंगे या शायद कर दें अगर, मुझे नहीं पता आने वाले हाँ, दिनों हाँ, में। तो वहाँ पर ये चीज़ फँसी हुई लगती है। पाकिस्तान के सिलसिले में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, हाँ, उधर ईटीआईएम, उधर जो रशियन के थोड़े से हैं और ईरान का इतना मसला नहीं है, वो तो सिर्फ वेलफेयर चाहता है, वहाँ पर जो हज़ारत हैं वो मेरे ख्याल बेहतर हो जाएगा। तो मुझे ये लेकिन लग लेकिन रहा है कि लेकिन ईरान जो है कोशिश कर रहा है कि जो उनके पास लोग हैं, उनके अहमद मसूद वगैरह और जी। इस्माइल खान वगैरह, उनसे उनकी मुलाकात मुत्तकी साहब की करवाई है उन्होंने वहाँ पे जब वो गए हैं तेहरान में। जी, जी, तो शायद वो मेरे मुलाकात ख्याल है हुई कुछ है हाँ क्योंकि जी।
जी, वो अल्लाह ना करे कि पिछली दफ़ा की तरह कोई प्रॉक्सी वॉर ना शुरू हो, और मेरा ख़्याल है इस हाँ, दफ़ा इम्कान इसलिए कम है कि कोई इलाका ऐसा मौजूद नहीं है जहाँ पर वो कदम जमा सकें। हुँ, पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर लिया है अफ़गान तालिबान ने, तो जब तक कोई ऐसा कोना मिले ना, वो जो हाँ, दूसरी फ़ोर्सेज़ हैं जिसमें हिंदुस्तान बड़ा इंटरेस्टेड है और अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड होगा, और वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मज़ाहमती कुव्वत पैदा की जाए और उनके थ्रू फिर ये इमदाद वगैरह दें ताकि लोग उनकी तरफ राग़िब हों। तो वो तो हाँ, मुझे लगता है कि जल्द कहीं होने वाला नहीं है। अलबत्ता मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जो ही ये सर्दी ख़त्म होगी, ये मार्च अप्रैल तक ये जो रूस और चाइना वगैरह ये रिव्यू करेंगे अपना बिल्कुल। जो मामलात है। और ये जो और हमारे साथ आपने एक चीज़ टीटीपी के नोट मामलात थे, उसमें जी प्लीज़ आप फिनिश कर लें। जी, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि चाइनीज़ एम्बेसडर वगैरह जाके मौलाना फज़ल उर रहमान को मिले हैं। हुँ, ये मेरे लिए इसलिए थोड़े से दुःख की बात थी कि इसका ये मतलब है कि जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं, उन्होंने हाँ, वो उतना काम नहीं किया जितना चाइनीज़ चाह रहे थे अफ़गान तालिबान के हुँ, सिलसिले में, और उनको जाना पड़ा फज़ल रहमान साहब के पास। गो कि फज़ल रहमान साहब के पास जाने में कोई नहीं है, उनका उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है अफ़गान हाँ, तालिबान के ऊपर। तो ये है जो आपने जो बात की थी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, वो मेरा या ख़्याल है कि मसला इसलिए मैं सेटल समझता हूँ कि अफ़गान तालिबान का ये शक दूर हो गया। उनके कहने पे बातचीत शुरू हुई थी। हाँ, हमारी तो कंडीशन बिल्कुल क्लियर थी। वो उनका ख़्याल था अभी इनसे बातचीत करें और उनकी ज़िद वो छोड़ दें। उन्होंने ज़िद नहीं छोड़ी, मैं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जी तो हाँ, जी हाँ। उन्होंने उनको क्लियर कर दिया है कि हम आपको यहाँ से ऑपरेट नहीं करने देंगे और इधर रह सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर कोई, और आपने देखा कि वो जो 1-2 वो जो अभी खुरासानी का वहाँ जो पर उन्होंने टेररिस्ट जो, हाँ, हाँ, जो खुरासानी का जो टेररिस्ट वहाँ पर जिनका काम तमाम हुआ है, हुँ, वो भी इस चीज़ को शो करता है कि अभी अफ़गान तालिबान ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वहाँ से कोई हुँ, कार्रवाई करें। अलबत्ता जो पाकिस्तान में है, वो लड़ते रहेंगे। वो मेरा ख़्याल है कि ठीक, चंद महीने की बात है। उन्होंने अपने आप को तबाह कर लिया है, तबाही का रास्ता चुन लिया है हाँ, तहरीक-ए-तालिबान हाँ, पाकिस्तान ने। अब उनके नीस्त नाबूद होने में बस चंद महीने बाकी हैं, वो नहीं रह सकेंगे। ठीक, ठीक। अच्छा ज़रा थोड़ा-सा एक जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर की आज बड़ी इम्पोर्टेंट थी, मैं समझता हूँ। जब उन्होंने ये कहा कि आईएमएफ के पास जब हम जाते हैं, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हर्ट होती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अब ये बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है और शायद यही वजह हो कि हमारी जो नेशनल पॉलिसी अनाउंस हुई है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें लग ये रहा है कि जैसे जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हमने फैसला कर लिया कि हमने बढ़ना है, नो मैटर व्हाट। लेकिन मसला ये है, जनरल साहब ये ज़रा थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि क्या नेशनल सिक्योरिटी जो है हमारी ओवरऑल उसका जो पैराडाइम है उसमें जियो इकोनॉमिक्स फिर आपके साथ जियो स्ट्रेटजी है फिर जियो पॉलिटिक्स है, क्या ये तीनों इंटर रिलेटेड नहीं है कि हम सिर्फ एक को पढ़ जाएं और बाकियों को छोड़ दें? हाँ जी, ये तो ख़ैर ये मेरा ख़्याल है कि ये बात तो आप भी कहते रहते हैं, मैंने भी कई दफ़ा कही है। और ये देखिए सीधी-सी एक मिसाल है कि मुल्कों हाँ, के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, तो तजारत होगी, बिल्कुल, और बिल्कुल। अच्छे ताल्लुकात आते हैं जियो पॉलिटिक्स में। और आपका जो महल्ले वकूअ है, जो आपकी पोज़ीशन है, उसको अगर आप स्ट्रैटेजाइज़ करके लीवरेज करेंगे, तो बिल्कुल, लोग आएँगे आपके पास और ये जो है ना मामलात आगे बढ़ेंगे, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, तीनों चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि ये एक गलत तासर मैं कहूँगा हमारी लीडरशिप के कुछ लोगों में, ज़हनों में बैठा हुआ है कि शायद ये कोई अलग चीज़ है इकॉनमी, हाँ, और ये अलग से इसको तरक्की की दी जा सकती है। भाई बात ये है कि अगर इकॉनमी का ताल्लुक तो आपकी अपनी इंटरनल गवर्नेंस से भी है। आप एब्सोल्युटली, ज़रा अपनी गवर्नेंस ठीक करें, आप रूल ऑफ लॉ करें। सुबह-शाम आप रूल ऑफ लॉ की बातें करते रहते हैं और रोज़ाना हाँ, जो है ना सड़कों के ऊपर तरह-तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। मरी वाला वाक़या आपके सामने है और बिल्कुल, ऐसी कितनी बिल्कुल, चीज़ें हैं। तो बुनियादी बात ये है कि वो इकॉनमी का लिंक हर चीज़ से है। लॉ एंड ऑर्डर से है, आपकी एनफोर्स करने की ताकत से है, आपके रूल ऑफ लॉ से है, आपकी जो बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं उससे है, आपका जो क्लाउट है, मिलिट्री क्लाउट है, उससे है। तो ये सारी चीज़ों को मजबूत तरीके से करें। अगर आपने बाकी चीज़ों को छोड़कर इस एक के पीछे लग गए, तो ये तो ट्रक की हाँ, बत्ती साबित होगी। ये आपके हाथ कभी बिल्कुल। नहीं आएगी। और फिर आपने इंटरनल सिक्योरिटी की बात की है जनरल साहब और उसमें हम देखें कि सबसे जो मेरा ख्याल है कि दी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर वो ये है कि आप इंटरनली कितने स्ट्रांग हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और उसमें आप पॉलिटिकली कितने स्ट्रांग हैं, हमारी जो पॉलिटिक्स है वो कितनी स्ट्रांग चल रही है, पार्लियामेंट कितनी स्ट्रांग है। आज हमने देखा कि शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, उन्होंने एक अजीब सी स्टेटमेंट दे दी थी कि वो चाहते हैं कि जो हाथ इमरान खान के सर के ऊपर है,
वो हमारे सर के ऊपर आ जाए तो फिर ये नहीं होगा, वो उनके गले पे जाएगा। ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देना जो है, जिससे ये नहीं ज़ाहिर करते कि जी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, उसमें कोई हाल ही नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट का रोल साफ-साफ, इससे बड़ा क्या कन्फेशन होगा कि सब कुछ जी, वही वही हिला रहे हैं। एक एक जनरल इम्प्रेशन, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं, ये एक जनरल इम्प्रेशन है कि जैसे हमारी सियासत जो है वो इंट्रीग्स के ऊपर चल रही है, यानी कि हाँ, रेशा दबानियों पर चल रही है और अंडर द टेबल मामलात हैं सारे। ये बहुत खतरनाक बात भी है और ये बहुत अफसोसनाक बात भी है और इसको क्लैरिफाई आपने देखा होगा लास्ट जो आईएसपीआर की ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने अपनी तरफ से पूरा क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। हाँ, उसके बावजूद दोनों साइडें ये कोशिश करती हैं, ये सिर्फ हुकूमत ही नहीं, हाँ, हुकूमत ये इंप्रेशन देने की कोशिश करती है कि कुछ जैसे स्पेशल कोई ताल्लुकात देखिए हुकूमत के हाँ, अंडर हैं जो बिल्कुल, बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने उनके साथ मिलकर चलना होता है, लेकिन उसका ये एडवांटेज नहीं लेना चाहिए कि आप ये शो करें कि वो आपको किसी और किस्म की सपोर्ट भी दे रहे हैं। हाँ, इसी हाँ, तरीके से ऑपोजिशन को भी कभी ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि अभी हालात थोड़े बदल रहे हैं, अभी जो है ना उनकी सपोर्ट कम हो रही है, आप देखें जब वो नहीं थे तो ये इंतखाबा हो गए, इस किस्म की बात। सही बात, तो ये जो मुलव्वस करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, ये बहुत खतरनाक मामलात हैं। इस तरह लेकिन नहीं क्या होना करें, दोनों तरफ से ये है। ओवरऑल अगर आप ये देखें ना इसरार कसाना साहब के जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं हायर जुडिशरी के, हाँ, और वो जिस तरीके से मुख्तलिफ मतलब देखिए एक होता है फैसला करना कानून के मुताबिक, एक होता है मजीद उसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर देना हुँ, अबाउट सम इंस्टीट्यूशन या कुछ पर्सनैलिटीज। अब बिल्कुल। वो भी आप देखें वो लाइनें क्रॉस कर रहे हैं। इधर हुँ, से ये दोनों जो ना साइडें हुकूमत और ये कुछ और चीज साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट अपनी तरफ से सफाइयां दे दे के थक रही है। हाँ, ऐसे तो मुल्क नहीं चलते ना भाई। ये इसका ये मतलब ये है कि एक मलगूबा बना हुआ है। लोगों के दिल में ऐसे लगता है कि जैसे अनाद है और एक दुश्मनी है हाँ, या एक कड़वाहट है जिसको वो अपने फैसलों में भी शो करते हैं, अपने रिकमेंड्स में भी शो करते हैं, अपने ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं इसमें भी शो करते हैं। ये इस मामले को ठीक ये नहीं होना होना चाहिए। इस किस्म का माहौल जो है वो मुल्क के लिए बहुत कातिल है मैं समझता हूँ। और मेरा ख़्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो एक इंप्रेशन है, उसके में भी ये ज़रा क्लैरिफ़ाई होना चाहिए कि ये हमारे मुल्क की अपनी फ़ौज और अफ़वाज हैं। ये किसी और जगह से नहीं आई हुई। इनको इज़्ज़त देनी चाहिए, इनके काम की ठीक है आप क्रिटिसाइज़ भी करें, लेकिन ये है कि उनको ऑन करना और उनके काम की तारीफ़ करना, मेरा ख़्याल है ये भी एक वेल डिज़र्व्ड एक पॉलिसी हो सकती है। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये अब ये तो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो मुख्तलिफ स्टैंडिंग्स हैं मुख्तलिफ हमारे अदारों की, उसकी उसको भी ज़हन में हमें रखना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल, जो बिल्कुल। कुछ ज़मीन के ऊपर किया गया है, जो अचीव किया गया है, मुख्तलिफ अदारे अचीव कर रहे हैं। कुछ अदारों के हाँ, ज़िम्मे है इंसाफ अचीव करना, उनका भी हाल देख लें। कुछ अदारों के ज़िम्मे है लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करना, जी उनका हाँ, हाल भी देख लें। कुछ अदारों के ज़िम्मे है कि दुश्मनों से आपको बचाना, उनको भी देख लें। तो मेरा सही ख़्याल है बात। कि सभी की इज़्ज़त होनी चाहिए, लेकिन सही, सही, अगर तनकीद हो तो फिर मुनासिब हो। ये बहुत मुनासिब। बुरा लगता है कि एक वो अदारा जो कि नीचे से दूसरे नंबर पर हो, वो हुँ, उस अदारे के ऊपर तनकीद शुरू कर दे जो ऊपर से 5वें नंबर पर हो। तो हाँ, ये हाँ, थोड़े से लोगों को सोचना चाहिए कि ये क्या मामलात, ये कैसे क्या आगे चला मामला? रहे हैं। अल्लाह करे कि मामला ठीक हो। जन साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और हम इसी तरह थैंक यू। अपना रोल जो है वो प्ले करते रहेंगे ताकि जो कुछ इंशाअल्लाह भी जी। हो सकता है वो पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत इमेज जो है वो हम क्रिएट कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के बहुत लिए काफ़ी शुक्रिया। है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। खुर्दम बतोमाए ख़ेशरो, तू दानी हिसाब एकम व बेशरा। मुझे इशराक साना को जनरल लोधी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।